आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवामी जहदकार अयमवा के कौमी सदर जनाब शमशाद कादरी साहब। शमशाद कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब, आपने देखा है कि रियासत तेलंगाना की सियासत एकदम बदल गई है। जब से कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की बागडोर संभाली है, तब से अब तक सिर्फ अवाम के साथ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अमल निदारिद है। देखिए आप, 6 स्कीमात का जिक्र किया गया था। एक स्कीम तो जारी व सारी है, ख़वातीन को मुफ्त बस का सफ़र। उसके अलावा कई लोगों ने हमें फ़ोन कर कर बताया है कि ना गैस के पैसे आ रहे हैं और ना ही नए राशन कार्ड के लिए कोई पहल की जा रही है। ऐसे में वक्फे से वज़ीर आला का दिल्ली जाना, फिर वापस आना, पीसीसी सदर के इंतखाब में देरी और फिर नातजुर्बेकार लोगों को रुकने कानून साज काउंसिल का दर्जा देना, ये सब क्या है? बहुत सुलगता हुआ सवाल आपने किया वाजिद साहब। बड़े ज़माने के बाद आपसे मुलाकात हुई पैगाम टीवी से आवाम तक पहुंचने की, जो आपने मुझे जुस्तजू और जो हिम्मत दी, मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब कि जब भी कोई हुकूमत बनती है, चाहे वो पिछली दगाबाज हुकूमत केसीआर की, जिस तरीके से आवाम को धोखे में रखते हुए तबाह बर्बाद, रियासत को तबाह बर्बाद करके जो है महसूस कर दिया है और अपने जो है फार्म हाउस में या कहाँ बैठ गए वो पता नहीं है। अब उसके बाद जो है आवाम ये समझी थी वाजिद साहब कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने कुछ तो हालात बदलेंगे। जैसे कि चीफ मिनिस्टर, नौजवान चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी मेहनतें और मशक्क़तों के बाद जो है कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल हुआ। उनकी अंतिम कोशिशें थी। तो हम ये समझे थे वाजिद साहब कि जब इतना कारकर्द जो है सदर कांग्रेस है रेवंत रेड्डी, उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो आवाम की भी उम्मीद थी। आमतौर पर होता ही है वाजिद साहब कि अवाम जब भोली भाली अवाम को मकसद क्या रहता है कि उनको 2 वक्त की सही रोटी मिले, उनको जो सहूलतें मिलना चाहिए मिले। उस उम्मीद के तहत जो है मिस्टर रेवंत रेड्डी को हो या कांग्रेस को हो या राहुल गांधी की जो है बात पे हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी, जो वादे किए थे, लोगों ने उन वादों में भरोसा कर लिया जी। अब आप जैसा कि आपने कहा कि बस की मुफ्त सहूलत, चलिए अच्छा, बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ी अच्छी चीज़ जो उन्होंने की। ख़वातीन को कम से कम, ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छा इंसान था कि मुफ्त बस की सफ़र हो रही है, कुछ तो कुछ पैसा उनका बच रहा है। अब उसके साथ गैस का जो मामला है, मैं समझता हूँ वाजिद साहब, मैं तेलंगाना का भी दौरा करता हूँ, यहाँ तमाम फिरता हूँ, तो मैंने जब अपनी तरफ से मालूमात हासिल की, तो मैं समझता हूँ कि 20 या 30% से ज़्यादा लोगों को जो है गैस का जो 500 रुपये की बात थी नहीं मिल रहा। मैं वही बता रहा हूँ, नहीं मिल रहा। तो मकसद ये है वाजिद साहब कि 20 या 30% देने का सवाल पैदा नहीं होता है। और यहाँ सवाल ये है कि रेवंत रेड्डी साहब ने जब BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को तमाम को गैस की सहूलत, राशन कार्ड की जब बात की थी, तो पहली एक आपने जो एक ज़मानत जो दी थी उसको मुकम्मल कर दिया। कम से कम दूसरी ज़मानत गैस सिलेंडर का, जो गरीब आवाम है, जो आप पे उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होता अगर रेवंत रेड्डी हो या फिर यहाँ के जो भी करता धरता हैं, उनका ये नज़्बुल ऐन होना चाहिए था कि जब आपने अनाउंसमेंट किया था, जब आपने वादों पे अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उन वादों को तो पूरा करना मिस्टर रेवंत रेड्डी की भी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस के जो करता धरता हैं, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, मिस्टर खड़गे हो, जब उन्होंने इस उम्मीद दिलाई थी, वो लोगों ने भी जो है तेलंगाना का दौरा किया था, लोगों से वादे किए थे, तो अब इन वादों को पूरे करने की जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी के जो है कांधों पे जाती है जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो 6 ज़मानतों की बात की थी उसको फौरी तौर पर अमलावरी की जाएगी। मगर मुझे हैरत इस बात की है, सब तक इसके फ़वायद मिल नहीं पा रहे, किस वजह से नहीं मिल पा रहे। मैं आपको बात कहता हूँ कि अभी ये लोग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो है ये हुकूमत की बागडोर सही तौर से शायद रेवंत रेड्डी साहब संभाल नहीं पाए, तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है, कुछ तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है। अब आप देखिए, जैसे ही असेंबली का इजलास ख़त्म हुआ, आप जो है फ़ौरन अमेरिका चले गए। वो अमेरिका किस वास्ते गए, क्या कितनी जो है बिजनेस लाने के लिए गए थे, ठीक है, बिजनेस लाने गए थे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट। मगर क्या है, बिजनेस लाने के लिए तो उसका कितना फ़ायदा रियासत को होगा, क्या आपकी स्कीमात पे जो उसका जो है
उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्या अरबों करोड़ों रुपए के जो है इन्होंने जो है हासिल की है, क्या ये तो उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। इतने धूम धड़ाके से आप गए, वापस आने के बाद जो है उसका कुछ मतलब ना निकले। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिर उसके बाद हुआ कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली जाके जो है नई कैबिनेट में जो है कैबिनेट का एक्सपेंशन की बात करते हैं, नए सदर तेलंगाना की कांग्रेस के सदर बात हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने समझदार लोग हैं कांग्रेस में, बड़े बड़े लोग हैं, खुद रेवंत रेड्डी भी एक अच्छे समझदार और सूझबूझ रखने वाले और अच्छे जो है उनका स्टैंड है। तो फौरी तौर पर सदर कांग्रेस का भी अनाउंसमेंट करना चाहिए और और कैबिनेट को एक्सपैंड भी करना चाहिए। और एमएलसी जिसको उठाए एमएलसी बना के बिठा दिए, कोई काम के नहीं काज के नहीं। अब समझ में नहीं आती बात ये। अब एमएलसी बनाने के बाद जब हम मुलाकात किए, आमिर अली खान साहब से मुलाकात किए, कोदंडाराम साहब से मुलाकात किए। खैर कोदंडाराम साहब तो एक जहाँ दीदा और एक अच्छे तजुर्बेकार शख्स है, उनसे मुलाकात थी। उन्होंने भी हुकूमत के सामने जो है वक्फ के मामले की बात हो या और दूसरे स्कीमात हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिन लोगों को अपॉइंटमेंट किया, उनकी सर्विसेज रेगुलराइज होने की बात है, उन्होंने एश्योरेंस तो दिया जी। आमिर अली खान से भी मुलाकात हुई। तो मगर अब ऐसा लगता है वाजिद साहब कि सिर्फ शाल पहन लेना और जो है बुके हासिल कर लेना और अखबारात में सियासत में फला पेपर में फोटो आ जाना, बस खत्म के फलाने जाके जो है, ये तो कामयाबी की जामिन नहीं है ना खालिद साहब। ये तो कामयाबी की जामिन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मिस्टर आमिर अली खान हो या मिस्टर कोदंडाराम हो या और जितने भी जिम्मेदारान है हुकूमत के, मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, खुसूसी तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर से बात करना। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे छोटा सा करना चाहूँगा। देखिए 6 ज़मानतों की जब बात चल रही है तो आपने देखा होगा 200 यूनिट बरखी मुफ्त, ये कैसी स्कीम है खालिद साहब? आप थोड़ा अवाम को समझाइए। मुझे तो ये बात हज़म नहीं हो पा रही है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे दी जाएगी। जैसे कि सवाल है लोगों का एक, देखिए आपको 201 यूनिट आपका बरखी जलता है तो आप बिल भरना है, आपको बिल भरना, ये क्या बात हुई? तो फिर 200 यूनिट मुफ्त क्यों दे रहे हो? देखिए जैसा कि उन्होंने 1 यूनिट के पैसे लो आप। 201 यूनिट जब जल रहा है तो 1 यूनिट के पैसे आप चार्ज करो, 200 यूनिट मुफ्त कर दो। 200 यूनिट तो मुफ्त ही है साहब। थोड़ी इसमें वजह चाहूँगा आप, इसमें जो है जब हुकूमत ने बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को जो 200 यूनिट का जो 200 यूनिट मुफ्त सप्लाई की बात की है, तो आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है। वाजिद साहब आपने जो सवाल किया है कि 201 यूनिट जल गया फिर उसके पूरे पैसे देना पड़ रहा है, तो उनका एक स्लैब सिस्टम है। अब 200 यूनिट तक उसको जो है ब्लॉक करके रखे हैं, क्या करें पता नहीं हो, मगर उससे जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो वो स्लैब सिस्टम है, जैसे आपके हमारे घर की भी बिजली है, 100 यूनिट के बाद 101 हुआ तो उसके ऊपर जो है 2 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे, तो ऐसा ये जो है स्लैब सिस्टम के बेसिस पे मैं समझ रहा हूँ। फिर वो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं सुनिए, तो अब ये सबसे अहम जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी की है और बरखी के जो मिनिस्टर हैं या जो फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं या फिर और जो भी इसके जिम्मेदार हैं ना, उनको जो है खुले तौर पे आवाम के सामने आके इस बात की वजाहत करना है कि क्या आपने 200 यूनिट मुफ्त बिजली सप्लाई की जो बात की थी, अब तक कितने लोग उससे इस्तेफादा किए हैं, और अगर इस्तेफादा नहीं किए हैं तो उसकी वजह क्या है? शिकायत तो आम है कि हमें बिजली का बिल आ रहा है। नहीं सब है। देखिए मैं बीपीएल पार्टी का अगर मैं शख्स हूँ, तो जब मुझे 200 यूनिट बिजली की बात जब आई तो मेरे एकदम जो है 600 700 800 1000 रुपये तक मेरे बच रहे थे जी। तो अब मैं उस खुशफहमी में था कि भाई मेरे 200 यूनिट अगर मैं जलाऊंगा तो मेरे इतने पैसे बचेंगे, मगर उस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। देखिए आप वाजिद साहब, ऐलान करना और अमलवारी करना दूसरी बात है। तो मैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर और इसके जो भी अरबाब मजाज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी अरबाब मजाज हैं, उनसे पुरजोर मुतालबा ये करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपकी तारीफ़ करना या आपको जो बहुत अच्छा काम करे हम तो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो गैर जानिबदार बात करने वाले हैं। चाहे वाजिद साहब सीनियर सहाफ़ी हों, चाहे शमशाद कादरी समाजी जहदकार हो, हुकूमत अगर गलती कर रही है तो आवाम के सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी है। बेशक सहाफ़त का भी असल मकसद ये है कि इनकी तकलीफ़ें आवाम हुकूमत तक, हुकूमत के जो है जो भी बयानात हैं वो आवाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। बेशक। तो अब हम ये चाहते हैं कि मिस्टर रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर, अब तक आपके दिल्ली के दौरे बहुत हो गए, अमेरिका के दौरे बहुत हो गए, अब आपको फौरी तौर पर रियासत के नज़्म व ज़ब्त पर आपको जो है
नज़र डालना बेहद ज़रूरी है, वरना होगा ये कि जिस तरीके से साबिक़ा हुकूमत ने अवाम को धोखा देते हुए तेलंगाना की मईशत को बर्बाद कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हुकूमत में भी इसी तरीके की हालत पैदा ना हो। तो क्या आपको लगता है खालिद साहब हुकूमत के खौल फेल में तजाद है? बिल्कुल, देखिए खुले तौर पर ये बात समझ में आ रही है कि जब आपने किसानों के कर्जा माफ़ी की बात की थी, 6 ज़मानतों की जब बात की थी, तो होना तो ये चाहिए था कि पहले आप हालात हाजरा का जायज़ा लेते हुए हुकूमत के पास कितना मालिया जामे पॉलिसी बनाना था कि किसानों को अगर हम देंगे तो उसको कितना खर्चा आएगा और दूसरे जो स्कीम आते हैं उसके ऊपर क्या करना है, इन तमाम चीज़ों पर जामे पॉलिसी बनाते हुए आपको काम करना था। मगर हुकूमत हासिल होने के बाद आपने जो जो वादे किए थे उन वादों पे अमलवारी नहीं हो रही है। इसका खुला मतलब ये है कि हुकूमत इसमें नाकाम होती नज़र आ रही है मुझे। बिल्कुल सही बात नज़र आ रही है। अब आप देखिए 200 बिजली यूनिट, तो इसकी 200 यूनिट का जो है आपको क्लैरिफिकेशन आवाम के सामने या पेपर के ज़रिए हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने लाना बेहद ज़रूरी है वाजिद साहब, वरना आवाम में जो बेचैनी पैदा हो रही है, आवाम में जो परेशानी जो ये तूफान बन सकता है, तूफान बन सकता है। और हुकूमत को आने वाले इलेक्शन जैसा जनरल बॉडी के जितने भी इलेक्शन है उसमें तो कांग्रेस गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब, आपके ज़रिए से, पैगाम टीवी के ज़रिए से, फौरी तौर पर आपने जो जिन 6 ज़मानतों का मामला बात की थी और जिस तरीके से आपने नज़्म नक्श बेहतर बनाने की बात की थी, तो फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए हुकूमत का नज़्म नक्श जो ठप होता नज़र आ रहा है उसको सही तरीके से आप आवाम के सामने पेश करने की जिम्मेदारी संभाला दिया जाए। तो खालिद साहब और एक छोटा सा सवाल है, देखिए बार बार पेपर में इश्तिहारात आते हैं और बयानात आते हैं कि बहुत जल्द राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन अब तक उस पर कोई अमलावारी नहीं हुई, लोगों में बेचैनी है। ये तो देखिए सर, सबसे मैं अभी ये जो 6 ज़मानतों में ये राशन कार्ड का तो प्रीवियस गवर्नमेंट में चंद्रशेखर राव ने फूड सेफ्टी दिया, खुद जिस तरीके से धोखा दे के चले गए, उसके बाद वो मामला ठप होकर रह गया, तो रद्दीदान की टोकरी में पड़ गया। बाद में मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने, जो इसके मिनिस्टर भी हैं सिविल सप्लाईज के, उन्होंने बड़े बाबा अंग दहल कहा कि हम फौरी तौर पर जो है राशन कार्ड जो है जारी कर रहे हैं। तो आवाम पूछ रही है कब? तो अब ये जिम्मेदारी मैं मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी से, वाजिद साहब आप ही के चैनल के ज़रिए से अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी से ये बात पूछना चाहूँगा, क्या आप जिस तरीके से अमित शाह ने जो है जुमलाबाजी की थी, जिस तरीके से मिस्टर चंद्रशेखर राव साबिक़ा चीफ मिनिस्टर ने जो है जुमलेबाजी की थी, धोखेदही की थी, आवाम को धोखा दिया था, क्या कांग्रेस हुकूमत और मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी भी इसी पे अमल पैरा है? मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, बेशक, क्योंकि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि जबकि आपको आवाम ने आपको इख्तियार सौंपा है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राशन कार्ड जारी करने में आपका क्या नुकसान है। फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दीजिए, फौरी तौर पर जो ज़रूरतमंद है, फौरी तौर पर जितने आपके पास दरख्वास्तें आई हैं उनको यकसुई करते हुए आवाम के सामने पेश कीजिए, ताकि आपकी भी नेकनामी हो, कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए हैं उस पर भी अमलावरी हो सकती है। वरना होगा ये कि साबिक़ा हुकूमत ने जिस तरीके से आवाम को धोखा दिया, जिस तरीके से 10 साल दौरे हुकूमत में जो है आवाम को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया, ना रोज़गार के मौक़े फराम किए, ना किसी किस्म की कोई सहूलतें आवाम को खुसूसी तौर पर मराठी फराम की गई। अब आपको ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ आप वो जो है ज़बानी जमा खर्च करने की अब ज़रूरत नहीं है। मिस्टर रेवंत रेड्डी, मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी, मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर और मिस्टर कासिम, शाहनवाज कासिम, जो गवर्नमेंट के जो है नौकरशाह हैं, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में बात लाते हुए कि आवाम में किस तरीके से जो बेचैनी और बेकरारी पैदा हो गई है, जिस तरीके से लोग जो है अब एक नए तरीके से परेशान हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तूफान की शक्ल में आवाम की शिकायतें आपके सामने आ जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दीजिए, तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर आपने जो भी वादे किए हैं, जहाँ पैसा खर्चा नहीं होने का जो सवाल है, भाई राशन कार्ड जारी करने में आपका कोई किसी किस्म का कोई ऑलरेडी राशन कार्ड है, फूड सेफ्टी कार्ड है, उसको कार्ड की शक्ल देना है, कार्ड की शक्ल दे दिए, तो आवाम जो आप पे भरोसा करके आपको इख्तियार सौंपा था, शायद आवाम में कुछ इत्मीनान की लहर दौड़ सकेगी। और एक चीज़ खास बात कहना चाहूँगा फाजिल साहब, खुलूस खुफशा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पुराने शहर की तरक्की और उसके वेलफेयर के लिए बनाई गई थी।
मगर आज खुली खुसूसी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हाल ये हो गया है कि कभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहता है, कभी किसी को इंचार्ज बना दिया जाता है। अब जो है अमरपाली मैडम को जो है उसका इंचार्ज बना गया है, एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज बना गया है। अब वहाँ पर किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं है, एक अजीब किस्म का माहौल जो है खुली खुसूसी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में बना हुआ है। इससे पहले आपके हमारे हर्दिल अजीज मिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी ने भी असम्बली में सवाल उठाया था कि खुली खुसूसी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम का असल मकसद पुराने शहर की तरक्की, वहाँ का डेवलपमेंट था, मगर वहाँ किसी किस्म का कोई जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। कभी कोई सेक्रेटरी आता है, ना सेक्रेटरी का कोई कारकर्दगी सही है, ना वहाँ के कोई ऑफिस स्टाफ की कारकर्दगी सही है। वहाँ पर काम करने वाले मुलाजिमीन तनख्वाह के लिए परेशान है। अब एक नया जो है बात ये आ गई है कि वहाँ के मुलाजिमीन को इससे पहले जो है टाइम स्केल जो ले रहे थे उनको जो है HRA, CA और DA दिया जा रहा था जी। अब सडनली बगैर किसी नोटिस के जो है एक नोट जारी कर दिया गया कि उनकी तनख्वाहों की कटौती करते हुए HRA, CA, DA मन्ना दिया जाए। तो इससे बढ़ के जो है नाइंसाफ़ी मुलाजमिन के साथ और क्या हो सकती है वाजिद साहब? जी बिल्कुल। तो ये खुली खुसूसी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम खास तौर से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर श्रीमती अमरपाली IAS जो वहाँ कमिश्नर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं खुली खुसूसी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इस जानिब फौरी जानिब मुलाजिमीन जो जितने परेशानी में मुब्तला हैं उनके परेशानियों को दूर किया जाए और उनके मुशाहरे में जो कटौती हो रही है, जो तनख्वाह में जो कटौती हो रही है, उसको फौरी तौर पर बंद करते हुए साबिक़ा में जो तनख्वाहें उनको दी जा रही थी वो तनख्वाहें देना चाहिए था। मैं अमरपाली मैडम अमरपाली IAS और वहाँ के अरबाब में से ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप पिछले जो है 2 साल से जो है उनको HRA और DA वगैरह सब दे रहे हैं, वो किस अकामत के तहत दिए थे? फिर अब सडनली जो है आप उनका HRA तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं, ये किस अकामत के दिए जा रहे हैं? तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर वाजिद साहब पैगाम TV की जानिब से मुलाजिमिन को परेशानी से बचाने के लिए इस पुराशुभ महंगाई के दौर पे वो उनको जो है तनख्वाह में कटौती ना की जाए, उनको पूरा जो है मुशाहरा जो पहले जो दिया जाता था वो दिया जाए। जी, इसका मतलब ये है कि बदआमालियाँ उरूज पर हैं, बदइंतज़ामी उरूज पर है ना। तो खादी साहब, हमने देखा था कि साबिक़ा हुकूमत में हमने इस बारे में एक मुहिम भी चलाई थी, आपने और मैंने, AK खान पर, जो हुकूमत के मुशीर थे। अब क्या हालात पहले जैसे नहीं हैं? जबकि मोहम्मद अली शब्बीर अब हुकूमती मुशीर हैं, वो भी खामोश हैं जिस तरह साबिक़ में AK खान हुआ करते थे। अब आप देखिए ये बात है, अब वक्फ बोर्ड का जो हुकूमत ने जो 40 नुकाती जो प्रोग्राम पेश करते हैं वक्फ की जायदादों को हड़प करने के लिए, मुसलमानों में एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा करने के लिए जो है अमित शाह हो या फिर हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, ये जो एक बड़ा नारा लगाए थे सबका साथ सबका विकास। तो मैं आप ही के ज़रिए से मिस्टर अमित शाह और मिस्टर नरेंद्र मोदी से जानना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास की जब बात की जाती है तो वक्फ हमारे आबा व अजदाद, बड़े बड़े जो है बादशाहों ने, राजाओं ने, जो उमराओं ने जो जायदादें मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए जो जायदादें वक्फ की थी, एक मरतबा वक्फ की जायदाद ताक़यामत वक्फ ही रहती है। जैसे कि इंडोमेंट है, जैसा कि इंडोमेंट है, हिंदू इंडोमेंट है, या उसमें क्यों तब्दीली नहीं की जा रही? उसमें ये है। अब ये तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए सबका साथ सबका विकास, मैं नरेंद्र मोदी से जानना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास कहाँ कर रहे हैं आप? सबका विकास, सबका साथ। अब आप देखिए एक अजीब किस्म की बात है, 40 नुकाती प्रोग्राम रख दिए, उसमें फलां जेद कर दिया, और सबसे गुरुद्वारा बंदक गुरुद्वारा कमेटी में जो कोई गैर मुसलमान नहीं है वहाँ पर, आपके इंडोमेंट में जो है कोई जो है मुसलमान को जो है शामिल नहीं करे। अब ये नरेंद्र मोदी एक नई मंतक पैदा करके जो है मुसलमानों में बेचैनी पैदा करना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए जो है अब एक नया कानून जो है पार्लियामेंट में लाके उसको पास कराने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जो जायदादें मुसलमानों के लिए वक्फ की गई, उनकी भलाई भविष्य के लिए काम को होना तो ये चाहिए था वक्त साहब। जो जायदादें हड़प कर ली गई हैं उन जायदादों को हासिल करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अगर काम करते तो वाकई हम समझते थे कि आपने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, वो सही होता। सही है। अब आप जो है वक्फ मुसलमानों के वक्त में जो है गैर मुस्लिम को लाके आप एक मेंबर बनाने की ये मंतक कुछ समझ में नहीं है। हम आप ही के ज़रिए बात हम कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर उस कानून को वापस लिया जाए और जो वक्फ जो बोर्ड है जिस तरीके से पहले चल रहा था 1995 का जो वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसी को लागू करते हुए तमाम जायदादों को हासिल करते हुए मुसलमानों की फलाह के लिए, ना कि सारे हिंदुस्तान के
तमाम रियासतों के जितने भी वक्फ जायदाद हासिल करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अगर काम करेंगे, एक जमहूरी मुल्क, बहुत बड़े जमहूरी मुल्क के जो है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको ये जान लेना चाहिए कि इतनी बड़ी जमहूरियत के आप चीफ मिनिस्टर होने के नाते सबकी भलाई और सबकी जो है अच्छाई के लिए काम करने की जिम्मेदारी मिस्टर नरेंद्र मोदी की, ना कि परेशान करने की। हर 15 दिन, हर 2 महीने में कुछ ना एक नया कानून, कभी लौजहाद, कभी जो है 3 तलाक, नॉन इश्यूज पर बात होती है, नॉन इशू पे। तो वाजिद साहब, असल मकसद ये है कि अवाम को गुमराह करना है, अवाम को गुमराह करना, अपनी कुर्सी बचाना, अपनी जो नाकामियां हैं हुकूमत में रह के उसको छुपाने के लिए नित नए तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की जो पॉलिसी आपने इख्तियार की है उसको फौरी तौर पर हटाइए, और सबका साथ सबका विकास के नारे को अगर कामयाब करना है तो सबको साथ लेते हुए सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़े, वादे करना छोड़ें, तब आपकी हुकूमत बेहतर हो सकती है। तो खादी साहब, मैं बात कर रहा था मोहम्मद अली शब्बीर की, ये लोग प्रेस मीट बुलाते हैं, किसे बुलाते हैं इस प्रेस मीट में? आप बताइए। पिछले दिनों हमने देखा कि उसमें वही चेहरे, पुराने चेहरे हैं, नया जाल लाए पुराने खिलाड़ी, वो हिसाब है। तो किसे इत्तला दी गई, किस पेपर में ऐड दिया गया कि फ़लाँ टाइम पर क्या प्रेस नोट जारी किया गया, किसे बुलाया गया? उसमें ना सहाफ़ी हजरात थे और ना ही उसमें कोई अवामी जहदकार थे। तो आप बताइए कि ये मीटिंग्स क्यों मुनक़्क़द की जा रही हैं? देखिए, मुझे सख्त इस पर एतराज़ है। मैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की कारकर्दगी पे भी खुद सख्त एतराज़ करना चाहूँगा कि आपके ज़रिए से, पैगाम टीवी के ज़रिए से, जब आप वफ़्क़ का इतना बड़ा मसला था तो वही हजरात, जब मैं देखा उसमें जो है फ़हीम साहब, वो एक जो है मौलाना थे, उसके जनरल सेक्रेटरी के यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के, वो मुस्लिम शब्बान के एक साइड थे, और ऐसे जो लोग जो हमेशा जिनको बुलाया जाता है, और उसूलन होना ये चाहिए वाजिद साहब कि आपने जब इतनी बड़ी मीटिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसमें ना कोई समाजी जहदकार नज़र आया, ना कोई सीनियर सहाफ़ी नज़र आया, ना कोई वफ़्क़ के लिए जो वफ़्क़ एक्टिविस्ट जो हैं, वफ़्क़ के लिए जो काम कर रहे हैं, वफ़्क़ की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसे वहाँ पर चेहरे नज़र नहीं आए। तो मैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर से ये जानना चाहूँगा कि आपने ये मीटिंग कब फिक्स की, किन किन को बुलाया, किन को दावतनामे दिए, कौन से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आपने जो इसकी तशरीह की? होना तो ये चाहिए था कि इतना बड़ा मसला था, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल था, मुसलमानों की जो है ज़िंदगी और मौत का सवाल था। आप चंद लोगों को बुला के जो है सेक्रेटरीट में, अब अगर कुछ बात कहे तो नहीं, सेक्रेटरीट में जैसे 40 लोगों की जो है परमिशन दी गई थी, ऐसा मालूम हो आपको। तो 40 लोगों की परमिशन देने की आपकी मीटिंग बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आपको ये शोबदेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? मस्जिद में बुलाते आप, मस्जिद में बुलाते, यानी किसी मैदान में बुला के कुर्सियाँ डाल के काम करते। सेक्रेटरीट में बुला के जो है 40 से 50 लोगों को बुला के आपको जो है राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर? जिस तरीके से एक खान ने जो है धंधालियाँ करके अपने जो हुकूमत में जो है अपना उल्लू सीधा किया, क्या आप भी उसी रविश पे चल रहे हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक समाजी जहदकार होने के नाते आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जबकि आपको हुकूमत ने इतना अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो थोड़ी समझबूझ से काम लीजिए, समझबूझ से काम लीजिए। सिर्फ लाल बत्ती लगा के जो है कैबिनेट का ओहदा लेके जो है आप फिरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आप पे खुले तौर पर इस बात की जो तनकीद करता हूँ कि आपको जब हुकूमत ने आपको एक बेहतरीन ओहदा दिया है, तो आप तमाम समाजी जहदकारों को, साफियों को, सीनियर मशवरे लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मीडिया सबको बुला के आवाम के सामने आपकी कारकर्दगी बताना बेहद ज़रूरी था कि आपने वफ़्क़ के लिए चंद असाब को बुला के, 30 से 40 असाब को बुला के आप क्या साबित करना चाहते हैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर? अब भी आपको वक्त है, जब भी आप ऐसे कोई जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, सीनियर सहाफ़ियों को बुलाइए, वफ़्क़ एक्टिविस्ट को बुलाइए जो वफ़्क़ के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ समाजी जहदकार, बड़े बड़े लोग समाज जहदकार आज तेलंगाना में सारे रियासत में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बुला के अगर काम करेंगे तो कुछ उसका फ़ायदा भी होगा, कुछ मशवरे भी मिलेंगे आपको। अब आप रिप्रेजेंटेशन तैयार करके चीफ मिनिस्टर की जानिब से जेबीसी को भिजा दिए, अब उसका क्या फ़ायदा होगा? हम तो ये चाहते थे कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके अच्छे चुनिंदा दानिश्वरों को, समाजी जहदकारों को, सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक बड़ा वफद लेके जेबीसी नई दिल्ली जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कराते, आप अपनी जो है
शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर इस बात का दबाव बनाते हैं कि जो प्रोग्राम आपने 40 नुकाते जो प्रोग्राम वक्फ का किया है उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए और 1995 का जो वक्फ एक्ट है उस पर अमलवारी की जाए। बिल्कुल सही बात है। तो खादी साहब, अब आप देखिए 15 अगस्त का दिन था, कौमी त्यौहार था, एक अखबार में उर्दू अकेडमी, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड, ये तीनों के इश्तिहारात आते हैं और उर्दू अकेडमी का इदारा कहता है कि बजट नहीं है। सहाफ़ियों को 15,000 वो भी साल में एक मरतबा दिया जा रहा है। कई माह क़ब्ल इसकी दरख्वास्तें ली गईं, अब तक पैसा नहीं दिया गया। सिर्फ एक अखबार को आप ऐड देने के मुस्तहिक़ हैं? देखिए, अब बताइए, तीनों का एडवर्टाइजमेंट है 15 तारीख के सियासत पेपर में, तो एडवर्टाइजमेंट आपने दे दिया, ठीक है, दिया। फिर वो सहाफ़ी जो छोटे हैं और छोटे अखबार चलाते हैं, उनका क्या? उनको जी, उनका क्या? बिल्कुल। वो अभी भी आप ये चाहते हैं कि 200 रुपये 500 रुपये के लिए एक सहाफ़ी खड़ा रहे? बिल्कुल नहीं। नहीं, सहाफ़त का अगर मतलब ये उर्दू का पैगम्बरी का पेशा है खादी साहब, ये 4 स्तंभ है ना साहब। बिल्कुल, हुकूमत चलाने के 4 स्तंभ, और सहाफ़त का जो है पेशा जो है बहुत ही अहम और बहुत ही मोतबर पेशा है। बिल्कुल। अब आप देखिए, सियासत, मुंसिफ, रहनुमा, राष्ट्रीय सलाह में आप दे दिए, क्यों भाई? जब छोटे जो है स्मॉल और मीडियम पेपर जो काम कर रहे हैं, जो उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जब उर्दू अकाडमी जो है कायम इसलिए किया गया कि उर्दू की तरक्की और तरवीज हो, तो फिर मैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर हो या ताहिर हमदान हो या जो भी मुतल्लिक़ इदार हो, मैं उनसे ये बात जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके से उर्दू की तरक्की होगी? क्या छोटे मीडियम और जो स्मॉल पेपर के जो एडिटर हैं, वहाँ काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, किस तरीके से? वो छोटे इसलिए हैं, उनके पास मफाद हासिला नहीं है, माली तौर पे वो कमज़ोर हैं। अगर उर्दू अकेडमी उनकी मदद करती है तो वो पेपर भी बड़े हो जाएंगे। होंगे साहब, बड़े होंगे, इस बात से होंगे। जिस तरीके से आप 3 या 4 पेपर में ऐड दे दिए, हम बारहा इस बात की शिकायत हमने की, चीफ मिनिस्टर से की थी, साबिक़ा हुकूमत में की, मिस्टर AK खान से की, मगर AK खान का ये जवाब था, खैर हमने चलेगा, खस खम जहाँ पर उनकी अब नाम लेने की भी ज़रूरत है उस हाथ से नहीं है। अब मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम महकमा जात का एक जायज़ा इजलास लिया जाए कि वाकई उनके पास कुछ बजट आया था या नहीं आया था, या बजट रिलीज़ क्यों नहीं हुआ, कि रिलीज़ क्यों नहीं हुआ तो उसके पीछे वजह क्या है। और ये जो छोटे और मीडियम पेपर के जितने भी सहाफ़ी हैं या जितने भी रिपोर्टर्स हैं या जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, आज से 6 या 7 महीने पहले उनकी एप्लीकेशन ली गई, 1 महीने के अंदर सैंक्शन करने की बात की गई, आज तक वो मोरिज़ इत्तला में पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? आखिर हुकूमत बजट क्यों रिलीज़ नहीं कर रही है? देखिए, हमको किसानों से किसी किस्म की हमारे को वो नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, और किसानों के बगैर तो हिंदुस्तान की फलाह बहबूद हम यही चाहते हैं। बगैर किसानों के तो हिंदुस्तान की तरक्की नामुमकिन है। जहाँ जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा के हमको रोटी खिला रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, हमको कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर हर स्कीम का, हर मद का एक जो है बजट होता है, उसके लिए उसको देखना ज़रूरी है। किसानों से तो दे रहे हैं, हमको बेहद खुशी है, मुबारक, काबिल मुबारकबाद है। रेवंत रेड्डी जिन्होंने वादा किया उनको किया है, मगर दूसरे तमाम स्कीमात जो ठप होकर रह गई हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हो या वक्फ बोर्ड की, और वक्फ बोर्ड में साहब दुनिया की स्कीमात है जो वक्फ की आमदनी हो रही है, उसके ऊपर वाइट पेपर एक जारी करना चाहिए कि क्या मरीज़ों को जो है इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है, नौजवान बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, या मुताल्लिक़ा जो ख़वातीन हैं हमारे वाजिद साहब, आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा कि उनको भी जो है कोर्ट से जब सैंक्शन होकर आता 10 से 15 हज़ार रुपये उनको मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर वो स्कीमात पे अमलावारी क्यों नहीं हो रही है? ये मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की अब जिम्मेदारी बनती है, शाहनवाज कासिम की जिम्मेदारी बनती है, तफसीर इकबाल की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ बड़े बड़े पोस्ट लेके बैठने से होने वाला नहीं है। आवाम में जो बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए जायज़ा इजलास लेते हुए फौरी तौर पर ज़मीन पर काम होना चाहिए। ज़मीनी होना चाहिए। जितने भी स्कीमात रुके हुए हैं, जितने जो महकमे में ठप होकर रह गए हैं, जिसकी कारकर्दगी ठप होकर रह गई है, फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अब ये मोहम्मद अली शब्बीर की जिम्मेदारी बनती है, चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। जी खादी साहब, आखिर में मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि देखिए, सहाफ़ी जो है, एक्रीडेटेड सहाफ़ी, मेरे एक दोस्त हैं जिनसे मेरी मुलाकात हाल ही में हुई, तो उन्हें कोई मर्ज़ लाहक है, उनके लिए दवाखाना है, जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम करके खैरताबाद में, खैरताबाद में इसका दवाखाना है और पेशेंट का। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार
मैं गया था फलां मर्ज के लिए, तो डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया है कि एस्ट्रा हॉस्पिटल जाओ। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, आम साफ बोल रहा हूँ। तो ये है RS नगर के करीब पंजागुट्टा के आगे। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर भेजता है, कहाँ से, खैरताबाद से वहाँ भेजता है, रेफ़र करता है। तो ये हाँ, सहाफ़ी वहाँ जाता है। जाने के बाद 700 रुपये फ़ीस डॉक्टर की, ठीक है। 700 रुपये अदा करने के बाद उसको थमाया गया, ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट ये टेस्ट, 8,500 का। उसका ऑपरेशन है 4,000 का। अब अंदाज़ा आया ये कि सेहत के मामले में तेलंगाना कितना पिछड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये डॉक्टरों की साजबाज है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को मिलाकर बोलता है मैं भेज रहा हूँ, आप देखिए। तो सहाफ़ी को बताता है 1-2 हज़ार रुपये खर्चा होते हैं, आप कर लो। सहाफ़ी जाता है, जाने के बाद 10,000 का खर्चा है वहाँ पर। वाजिद साहब, आपने ये क्या तुक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। JHS हो या EHS हो, जी, एम्प्लॉइज हेल्थ, जी बिल्कुल, वो है। इन सब के लिए तो जो है जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, जो खैरताबाद हो या वनस्थलीपुरम हो या ऐसे जो है वेलनेस सेंटर है जी, वहाँ से सहाफ़ियों के लिए हो या गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए हो और एम्प्लॉइज़ के लिए हो, उनके लिए तमाम तर सहूलियतें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है। अब आप ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जो पैसे मांगे, इसकी फौरी तौर पर शिकायत जो है हुकूमत के सामने जाना बेहद ज़रूरी है। अब ये जो है हर प्रजावानी जो है सेक्रेटरीट यहाँ पर जो है, पहले जहाँ CM बैठता था मिस्टर KCR साहब वहाँ बैठते थे, वहाँ पर हो रहा है। तो फौरी तौर पर हम ये चाहते हैं कि जितने सहाफ़ी हैं या जितने भी ऐसे इस तरीके के जो मामलात हो रहे हैं, प्रजा दरबार में जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। क्योंकि देखिए EHS हो या JHS हो, इसके लिए जो है जब एक वेलनेस सेंटर से किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जो है रेफ़र किया जा रहा है, दिया जाता था, वहाँ एक नया पैसा खर्च नहीं होता। मैं खुद जो है एम्प्लॉय था, मैं गया, मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अगर ऐसे हालात हो रहे हैं, अगर ऐसे डॉक्टर ऐसी बददुनियानी में जो मुलविस हैं, तो फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई लेते हुए, ख़ास तौर से सहाफ़ी जो इतनी खिदमत करता है, जो अवाम के लिए काम करता है, हुकूमत और अवाम में जो है राब्ता कायम करता है, एक दूसरे से पुल की हैसियत से काम करता है। तो सहाफ़ियों के लिए हो या रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए हो, इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए फ्री इलाज की सहूलत ये हुकूमत मुहैया की जाने की जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी पे है, हेल्थ मिनिस्टर पे है। तो इस जानिब फौरी तौर पर आपने जो वाक़या बयान किया है, इस जानिब अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, और जो भी आपके सहाफ़ी हैं उनसे कहिए कि रिटर्न में एक एप्लीकेशन देते हुए प्रजा दरबार में दाखिल कीजिए, CM के जो है कंप्लेंट सेल में डालिए, ताकि फिर ऐसे वाक़यात न होने पाएँ। और गरीब सहाफ़ी जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, 8,000 से 10,000 का खर्चा कहाँ करेगा? तो हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि तमाम चीज़ों की तरफ जायज़ा इजलास रखते हुए समाजी जहदकार हो या जर्नलिस्ट हो, इन लोगों को बुलाइए, क्या तकालीफ है अवाम के आप मालूम कीजिए। मालूम करते हुए जो कार्यकर्दगी आपके तमाम महकमों के ठप होकर रह गई है, उसमें अगर सुधार लाना अगर आपका मंशा है या हुकूमत को बचाने का आपका मंशा है, आने वाले इलेक्शन में अगर आपको जो है जीत हासिल करना है, तो फिर तमाम चीज़ों का जो है आपको जायज़ा लेते हुए तमाम आवाम की तकालीफ को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। वरना आपको नविश्त दीवार पढ़ लेना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपको जो है जिस तरीके से KCR को जो है एक कोने में लिया के बिठा दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो वक्त आपके ऊपर भी आए। चलिए खादरी साहब, अब सहाफ़ी से आते हैं आम अफराद की तरफ। आम लोग, आम तौर पर आपने सुना होगा रेवंत रेड्डी ने कहा था कि सबको राशन कार्ड मिलेंगे। आपने सुना होगा ये डायलॉग, ये एक मुकालिमा था जिसे रेवंत रेड्डी ने अदा किया था। तो खैर राशन कार्ड तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि आरोग्यश्री कार्ड के बग़ैर ही राशन कार्ड की एमा पर आपको 10 लाख का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। ठीक है खाजो, मुझे फ़ोन आते रहते हैं, लोग पूछते हैं कि साहब इसका इलाज कहाँ है, उसका इलाज कहाँ है। वाइट राशन कार्ड रखने वाले लोग पूछते हैं। तो एक आदमी मुझसे सवाल करता है तो मैं लाजवाब हो जाता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ उसे, बताइए आप। कि वो पूछता है मेरा फ़लाँ इलाज है, मैं गया ओलाइव हॉस्पिटल, वहाँ आरोग्यश्री है नहीं, प्रीमियर हॉस्पिटल गया, वहाँ नहीं है, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल गया,
वहाँ है, लेकिन सिर्फ दिल का है, वहाँ पर दूसरे इलाज नहीं होते। तो कौन से इलाज आपके आरोग्यश्री में किस दवाखाने में दिए जा रहे हैं? कम से कम ये तो बताइए कि एक मरीज़ फिर कर अपनी जान दे दे। आपका जो सवाल है ना, इतना बेहतरीन और वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि जब मैं बहुत खुश हुआ था रेवंत रेड्डी साहब का बयान आया था कि बगैर राशन कार्ड के जो है आरोग्यश्री कार्ड्स इशू किए जाएंगे। तो अब मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से, मिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे, और मोहम्मद अली शब्बीर से, शाहनवाज कासिम से, और से मैं ये सवाल करना चाहूँगा, आप एडवाइज़र हैं, आप जब रेवंत रेड्डी साहब ने ये बयान दिया था कि बगैर राशन कार्ड के आरोग्यश्री कार्ड इशू किए जाएंगे, 10 लाख के जो है मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त इलाज के साथ, तो फिर मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास बुलाते हुए जंगी खतूत पर, हंगामी इजलास बुलाते हुए जंगी खतूत पर आपने जो इतना बड़ा ऐलान किया है उसकी अमलावरी कराने की जिम्मेदारी है मिस्टर रेवंत रेड्डी पे है, हेल्थ मिनिस्टर पे है, वहाँ के जितने अरबाब मजाज हैं उनके ऊपर है कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दीजिए। और आपने जो इतना बड़ा ऐलान किया था, आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ा दी थी, तो फिर क्या सिर्फ ये भी जुमलेबाजी है या वाकई आप कुछ आवाम की खिदमत करने के लिए आपने बयान दिया था, गरीब आवाम को जो है इलाज मालिजी की सहूलत दिया था? अगर वाकई आपके दिल में हमदर्दी है, गरीबों की इलाज की हमदर्दी है, तो मिस्टर रेवंत रेड्डी मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर एक जायज़ा इजलास इस बारे में 10 लाख का इलाज और बगैर राशन कार्ड के जो आरोग्यश्री कार्ड इशू करने की बात की है, ये बहुत बड़ा अगर कारनामा होगा आपका, आपकी हुकूमत का भी कारनामा होगा। फौरी तौर पर इस जानी तवज्जो देते हुए जिस तरीके से वाजिद साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पैगाम टीवी के डायरेक्टर भी हैं, उनका जो बयान था मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक सहाफ़ी जो पहले अपनी ज़िंदगी सही नहीं गुजार सकता, आप जो है JHS के तहत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में का 10,000 का उसका खर्चा करा रहे हैं, जो शख्स एक वक्त का खाना 1 लीटर पेट्रोल दिला नहीं सकता। बाज़ाब्ता उस सहाफ़ी ने मुझे रिपोर्ट्स बताए, दिखाए कि इतना बिल करने के बाद मैं कहाँ करूँ? इससे बड़ी की शर्म की बात क्या हो सकती है? तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, आपने जो वादे किए हैं खुसूसी तौर पर ये जो जर्नलिस्ट हो या एम्प्लॉइज हो, ये 10 लाख और आम अफराद की भी बात है, और आवाम के आम अफराद की भी बात है, फौरी जानिब एक जायज़ा इजलास, इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हुए इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी जियो का जो है इजरा अगर करेंगे जी, तो आपकी नेकनामी भी होगी और आपने जो वादा किया आवाम में जो खुशी की लहर दौड़ी थी, आवाम में एक इत्मीनान की सांस लेंगे। नहीं खालिद साहब, गरीब अवाम को भटकाया जा रहा है। जैसे कि अगर किसी कारपोरेट दवाखाने में कंप्लीट इलाज होते हैं, मुकम्मल इलाज करवाए जाते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ दिल का ऑपरेशन, दिमाग का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन, ये गुर्दे का आप इलाज यहाँ नहीं, दिल का इलाज यहाँ नहीं, सर का इलाज यहाँ नहीं, तो कहाँ? नहीं, इसके लिए तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं कहाँ फिरेगा मरीज? नहीं, वही मैं इससे मिस्टर रेवंत रेड्डी, मिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जो तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे, और जो भी अरबाब मजाज हैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक़ रखते हैं और इस ज़िमन में जिसमें ताल्लुक़ है, मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि एक जामे जियो ऐसा इशू किया जाए जिसमें इस बात की सराहत हो कि किडनी का इलाज कहाँ होगा, दिल का इलाज कहाँ होगा, और जितने भी बीमारियाँ बाज़ाब्ता आप वेबसाइट पर डाल दीजिए, जितने बीमारियाँ हैं वो जियो में जारी कीजिए, जियो में बीमारियों का नाम और दवाखाने का नाम उसमें मेंशन कीजिए। उसी के साथ साथ वेबसाइट पे, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो तमाम बीमारियों का किस दवाखाने में कौन सा इलाज होने वाला है, कि जो गरीब आवाम जो है इधर उधर चक्कर काटने के बजाय फौरी तौर पर वेबसाइट पे देखते हुए आपके जियो के मुताबिक जिस दवाखाने में जो इलाज हो रहा है वहाँ अगर चले जाएंगे तो उनको एक सही तरीके से सहूलत भी होगी, रहनुमाई होगी और वक्त बचेगा, भी बचेगा, आपकी नेकनामी भी होगी। वरना होगा ये कि जिस तरीके से साबिका हुकूमत के चीफ मिनिस्टर ने धोखा दिया, हर तरीके से धोखा दिया, उस तरीके से धोखा देने की आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होने का जो है आपके साथ लेबल तो लगा हुआ है, मगर उस लेबल को सही साबित करने के लिए इन तमाम इक़दाम को जो है आप अपनी नज़र में रखते हुए इन जियो को जारी करने की हम उनसे जो है पुरजोर अपील करते हैं। वरना कहते हैं खालिद साहब कि माँ के दूध और गरीब के आंसुओं में मिलावट नहीं होती। ये आंसू कब तूफ़ान बन जाएं और हुकूमत को बहा ले जाए कहा नहीं जा सकता। तो खालिद साहब, आपने हमें
अपनी मालूमात से आगाह किया और लोगों को बताया कि किस तरह हुकूमत अपने काम करे और किस तरह अवामी फलाह और बहबूद को अपनाए। और साथ ही साथ आपने बताया कि राशन कार्ड को किस तरह जंगी खतूत पर जारी किया जाए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आप देख रहे थे प्रोग्राम हमारे मसाइल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।